हेलो फ्रेंड्स, मैं मधुमंगल सिन्हा आप सभी को स्वागत करता हूं मेरे चैनल एग्जाम ट्रेलर पे। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको समझना जरूरी है, इससे हम डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन जो है, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीड्स टू द लीस्ट एनवायरमेंट पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्नेसिंग ऑन एंड यूटिलाइजेशन। यहाँ कहते हैं दोस्तों, जो एनवायरमेंट में कौन सा प्रोसेस है जो सबसे कम असर करता है, जहाँ क्या है एनर्जी प्रोड्यूस करना और उसकी यूटिलाइजेशन में सबसे कम असर पड़ता है, यानी एनवायरनमेंट में नुकसान नहीं होता है, उन प्रोसेस को फाइंड आउट करना है। पहले जो ऑप्शन है न्यूक्लियर एनर्जी की बात कहते हैं। नंबर 2 बी ऑप्शन में क्या है, थर्मल एनर्जी की बात कहते हैं। नंबर सी ऑप्शन जो है सोलर एनर्जी की बात कहते हैं, और नंबर डी में है जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है दोस्तों, तो आपके हिसाब से आंसर क्या होगा प्लीज कमेंट करके बताइएगा, और हम अब देखते हैं आंसर क्या है। इसके आंसर है सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी कम से कम नुकसान करते हैं, कम से कम हार्म करते हैं हमारी एनवायरनमेंट के, जब इसके प्रोड्यूस होते हैं और यूटिलाइज होते हैं। डिटेल में समझते हैं इस जो आंसर को। सोलर एनर्जी लीड्स टू द लीस्ट एनवायरमेंटल पोल्यूशन इन द प्रोसेस ऑफ इट्स हार्नेसिंग एंड यूटिलाइजेशन। तो यूटिलाइजेशन और हार्नेसिंग में सोलर एनर्जी कम से कम एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचाता है। इन दिस केस ऑफ एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी, द मेजर concerns of pollutions are while storing and disposal of spent fuel, where there is always a risk of leakage of radiation। सबसे ज्यादा खतरा होते हैं कहाँ से, जहां हम क्या है न्यूक्लियर एनर्जी से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, तब सबसे ज्यादा खतरा आता है। क्योंकि यहाँ जो वेस्ट मटेरियल है, जब हम डिस्पोजल करते हैं तभी वहां से क्या हो सकता है, वहां से रेडिएशन हो सकता है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक हो सकता है। इन द केस ऑफ थर्मल एनर्जी एन इनॉर्मस अमाउंट ऑफ एयर पोल्यूशन इज प्रोड्यूस्ड। जब हम थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तब यहाँ से क्या है एयर पोल्यूशन हो सकता है, थोड़ा बहुत एयर पोल्यूशन होते हैं। इवन इन द केस ऑफ जियोथर्मल एनर्जी ए लिटिल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन इज प्रोड्यूस। जब जियोथर्मल प्रोसेस से हम एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं तब भी ज्यादा ना हो से ही थोड़ा बहुत पोल्यूशन हो सकता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। Which of the following initiatives have been taken by the government to promote research in higher education through ICT? हायर एजुकेशन में दोस्तों ICT को यूज करके रिसर्च करने की जो भावना है, ये कौन सा प्रोसेस में है। यहाँ कुछ एजुकेशनल प्रोसेस की बात की गई है। पहला जो है ऑप्शन ये है, ई पाठशाला की बात की गई। नंबर 2 में है नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, NROER। तो नंबर 3 क्या है, स्वयं, और नंबर 4 में है इम्प्रिंट, और 5 में है ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड। यहाँ आंसर क्या हो सकते हैं, पहले जो ए ऑप्शन में है 1, 2 और 1 को जुड़ा गया है, बी ऑप्शन में 1, 2 और 4 है, सी में 5, 4 और डी में है 2, 3 और 5 जो है। तो चलिए देखते हैं दोस्तों आंसर क्या है। अगर आपको पता है तो प्लीज कमेंट करना। चलते देखते हैं यहाँ जो आंसर है, which of the following initiative have been taken by government to promote research in higher education through ICT। ICT के द्वारा जो रिसर्च है इसको क्या है, ICT के जो रिसर्च में है, ये हायर एजुकेशन में कौन सा प्रोसेस को यूज की जाती है, कौन सा सिस्टम्स को यूज करते हैं। यहाँ ऑप्शन जो है, ऑप्शन में है 5 और 4 को ली गई है।
5 क्या है देखिए ऑपरेशन डिजिटल ब्लैक बोर्ड की बात करते हैं, और 4 में क्या है इम्प्रिंट की बात करते हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। ई पाठशाला नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स NROER स्वयं एंड ऑपरेशनल डिजिटल बोर्ड जो इनिशिएटिव है हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिसर्च इन स्कूल्स थ्रू ICT। ये जो बात है फ्रेंड्स देखिए, जो ई पाठशाला नेशनल रिपोजिटरी ऑफ ओपन एजुकेशनल रिसोर्स स्वयं एंड डिजिटल ऑपरेशनल डिजिटल बोर्ड जो है, इनकी जो बात है ये सब क्या है रिसर्च करते हैं स्कूल्स एजुकेशन की, स्कूल एजुकेशन के ऊपर रिसर्च करते हैं। और इम्प्रिंट जो फ्रेंड्स इम्प्रिंट इम्पैक्ट रिसर्च इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी, ये जो है इसे शॉर्ट में क्या कहते हैं इम्प्रिंट। इम्प्रिंट सिर्फ क्या है हायर एजुकेशन के लिए इज इनिशिएटिव टेकन बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड रिसर्च इन हायर एजुकेशन थ्रू ICT के द्वारा इम्प्रिंट जो है ये हायर एजुकेशन में रिसर्च करने के लिए इम्प्रिंट को बनाया गया है। इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, ICT क्या है दोस्तों, ICT है इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। व्हाट रिगार्डिंग द रोशा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। रोशा क्या है फ्रेंड्स, पहले ये समझना है। रोशा राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान ये ट्रू है। कौन से बारे में, रोशा की जो बात, रोशा के बारे में यहाँ 3 ऑप्शंस दी गई है। यहाँ कौन सा ऑप्शन सही है या कौन-कौन ऑप्शन सही है। पहले जो बात है, रोशा इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम व्हिच वाज लॉन्च्ड इन 2015। रोशा जो है 2015 में बनाया गया है, या ये जो ऑप्शन है सही या गलत है, इसे फाइंड आउट करना। नंबर 2 में क्या है, द स्टेट्स आर फंडेड बाय सेंटर एज पर देयर हायर एजुकेशन प्लान। तो क्या है, सेंटर स्टेट्स की जो हायर एजुकेशन प्लान उनके अनुसार सपोर्ट करता है। डिस्क्राइबिंग दैट स्ट्रेटजी, जो स्ट्रेटेजी सेंट्रल गवर्नमेंट को स्टेट गवर्नमेंट दी गई है उनके अनुसार फंडिंग करते हैं। नंबर 3 में क्या है, द एम इज टू इंक्रीज द ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो टू 35 व्हिच करेंटली इज अराउंड 20%। यहाँ 3 ऑप्शन में कहा गया है कि जो रोशा की एम है क्या है, ये ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो को इंक्रीज करना 35% तक, जो अभी क्या है 20% तक है। यहाँ ऑप्शन क्या है, पहला जो है ये पहला ए में दी गई है दोस्तों। देखिए बहुत 1 and 2 करेक्ट कहते हैं, बी कहते हैं क्या है 2 इज ओनली करेक्ट, और सी कहते हैं बहुत 1 and 2 करेक्ट, और डी कहते हैं ऑल द अबव ऑप्शन इज करेक्ट। फ्रेंड्स आपको मालूम होगा तो प्लीज कमेंट करके आंसर बताइएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं सही आंसर क्या है इसकी। देखिए यहाँ ओनली 2 इज करेक्ट, तो करेक्ट आंसर ओनली 2 ये करेक्ट आंसर है। तो 2 में क्या है देखिए फ्रेंड्स, द स्टेट आर फंडेड बाय द सेंटर एज पर देयर हायर एजुकेशन प्लान। स्टेट को फंड करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी जो एजुकेशनल प्लान है उसके अनुसार, उसके स्ट्रेटेजी के अनुसार सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को फंडिंग करते हैं। चलिए डिटेल्स में थोड़ा समझते हैं। रोशा इज ACSS सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन द ईयर 2013। रोशा जो है ये कब इंप्लीमेंट की गई है, इसका ईयर अगर पूछता है तो आंसर होगा 2013 में रोशा को फॉर्म की गई है। इट्स एम्ड एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू द एलिजिबल स्टेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। जो स्टेट की जो इंस्टीट्यूशन एलिजिबल होगा रोशा की जो नॉर्म से उनके अनुसार उसे फंडिंग की जाएगा। द सेंट्रल फंडिंग इज इन द रेशियो ऑफ 65:35। यहाँ सेंट्रल जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को चुना जाएगा उसके 65% फंडिंग देगा और स्टेट गवर्नमेंट को 35% अपने हिसाब से फंडिंग करना पड़ेगा उस इंस्टीट्यूशन की फॉर्मेशन के लिए। द स्टेट आर फंडेड एट पास क्रिटिकल अप्राइजल। यहाँ एक क्रिटिकल अप्राइजल रिपोर्ट होता है, उनके अनुसार स्टेट को फंडिंग की जाती है। दे आर प्रस्पेक्टिव हायर एजुकेशन क्लास में ये जो फंडिंग अप्राइजल रहते हैं। इंडिया हैज रीच ए
ग्रोस इंटरनल रेशियो GER, यह फ्रेंड्स GER क्या है इससे याद रखना है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशियो जो अभी हमारे क्या है 26.3% ऑफ पीपल गोइंग टू हायर एजुकेशन, जो जितने छात्र होते हैं उससे 26.3% हमारे हायर एजुकेशन में जाते हैं, उससे क्या है उससे इंक्रीज करके उसे अचीव करने की टारगेट रखा है क्या है 30% बाय द ईयर 2020। ठीक है फ्रेंड्स, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखिए ये रीजनिंग के इक्वेशन है। फ्रेंड इज गुड एट एज HTKGPF, सो रिवेल विल बी गुड एट एज। यहां देखिए कुछ रीजनिंग की बात है, तो देखिए यह कैसे दोनों के बीच में संबंध है। F जो है फ्रेंड्स FGH, यानी बीच में एक नंबर को छोड़ के जो आया है उससे लिया है। तो यहां देखिए R जो है RHT, इसमें भी देखिए I J को छोड़ के K, यहां देखिए EFG, ठीक है, NOP, यहां DEF। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो सकते हैं, रेवेल REVEAL। तो R के लिए क्या सकते हैं, तो RST होगा। इसके बाद क्या है EFG होगा। V में क्या होगा, BWX होगा। E के लिए क्या होगा, EFG होगा। ठीक है, A के लिए B को छोड़ के C होगा। अब L के लिए M को छोड़ के N होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्या है TGX इसमें है, TGX इसमें भी है, TGX इसमें भी है, सो C नहीं होगा आंसर। तो आप देखते हैं GCN, यहां देखिए GCN, तो D नंबर जो है ये ऑप्शन सही है। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ +2 करके हमारे जो आंसर है ये निकाल के आया। तो अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसे आप समझते हैं। देखिए, द स्ट्रेट आउट रिकमेंडेशंस having the same subject and predicate terms may vary in quality and amount or in both. This differing is called, यहां क्या कहते हैं, देखिए द स्ट्रेट आउट रिकमेंडेशंस हैविंग द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, किसी की सेम सब्जेक्ट और प्रेडिकेट टर्म में क्या होता है, वेराई इन क्वालिटी एंड अमाउंट यानी क्या दोस्तों, इसे अमाउंट कहते हैं, इक्वेशन थोड़ा घुमा के है। अमाउंट मींस क्वालिटी क्वांटिटी की बात करते हैं, QUNT क्वांटिटी की, यहाँ क्वांटिटी की बात होते हैं। और यहाँ साफ बात क्या है, क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों में अगर में वेराई मीन्स फर्क है, तो ये क्या है, दिस डिफरिंग इज कॉल्ड, इस तरह जो डिफरेंस है इसे क्या कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहले जो कहा है ये रेशनल आर्गुमेंट की बात कहा, ऑप्शन बी में क्या है, इमीडिएट इन्फरेंस कहा, और ऑप्शन सी क्या है, अपोजिशन, और डी में नॉन ऑफ द अबव।
ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आंसर क्या होगा, इसे क्या कहते हैं। तो चलते हैं देखें क्या है। देखिए, द स्ट्रेट आउट रिकमेंडेशंस हैव द सेम सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, टर्म्स में वेरी इन क्वालिटी एंड अमाउंट। अमाउंट यानी क्वांटिटी, क्वालिटी और क्वांटिटी में अलग होना और दोनों में अलग होना। इस तरीका जो डिफरिंग है, इस तरीका जो डिफरेंसेस है, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों ऑपोजिशंस। ऑपोजिशंस जो है फ्रेंड्स आप सबको पता होगा, ये लॉजिक से है क्वेश्चन जो है, ये क्या है, ए ई आई ओ, इस तरीका जो ये जो है ना फ्रेंड्स, ये इसकी बात के यहाँ कहा गया है। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, क्वालिटी क्वांटिटी दोनों में अलग है। किसी यहाँ क्या है, इस इन दोनों के ए और आई के बीच में फर्क है, ए ई के बीच में डिफरेंस है, इन दोनों में भी डिफरेंस है, इन दोनों में भी है और ऐसे भी है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है इस तरीके का जो डिफरेंसेस है, इस तरीका जो डिफारिंग है, इसे हम क्या कहते हैं, ऑपोजिशन कहते हैं, यानी विरोधाभास कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। इमीडिएट इन्फरेंस क्या है? जो इमीडिएट इन्फरेंस की बात कहते हैं, the categorical propositions जो है having the same subject and predicate terms may vary in quality and amount or in both। categorical propositions में क्या होते हैं दोस्तों, यहाँ subject और predicate जो टर्म है, यहाँ क्या है, क्वालिटी एंड अमाउंट इन बोथ में, और दोनों में, क्वालिटी और क्वांटिटी और दोनों में इसमें क्या है, फर्क हो सकता है। दिस डिफरिंग इज कॉल्ड ऑपोजिशन, जो अब हमारे आंसर बना है। और साफ कंट्रारी क्या है,